राजनीति में एक कहावत बहुत चर्चित है कि अगर राजनीति में किसी को नुकसान तो वो नुकसान किसी का फायदा भी बन जाता है। अभी देश की आर्थिक राजधानी की राजनीति में बहुत उथल पुथल मची हुई है। वैचारिक उत्तराधिकारी और जैविक उत्तराधिकारी आमने सामने हैं। दोनों ही बाला साहेब की विरासत पर अपना अपना दावा ठोक रहे हैं। इस शय मात के खेल में अभी तो एकनाथ शिंदे ही विजय रहे हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे भी अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई आसानी से नहीं हारना चाहते हैं। इसीलिए उद्धव ठाकरे भी सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर अपनी अर्जी लेकर पहुंच गए हैं। इन दोनों नेताओं की राजनीतिक लड़ाई का सीधा फायदा एनसीपी को होता दिख रहा है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार, जो इस महाविकास अघाड़ी के सारथी भी थे, वो अब आगे देखकर महाविकास अघाड़ी का रथ नहीं खींच रहे हैं, बल्कि उनकी नजर तो शिवसेना में मचे युद्ध पर टिक गई है कि आखिर शिवसेना में मचे हुए घमासान का फायदा एनसीपी को कैसे हो सकता है। शिवसेना में आई आपदा एनसीपी के लिए अवसर कैसे बन सकती है। क्या 1999 के दशक में महाराष्ट्र के अस्तित्व में आई राजनीतिक पार्टी, जो महाराष्ट्र में हमेशा नंबर 2 या 3 के स्थान पर रही, शिवसेना में मचे इस घमासान का फायदा उठाकर नंबर 1 पर बन पाएगी? क्योंकि शरद पवार जानते हैं कि अगर शिवसेना का वोट बैंक एनसीपी की ओर खिसकता है तो एनसीपी महाराष्ट्र की नई किंग होगी। आखिर ऐसा होगा कैसे, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। एमवीए के 3 बड़े दलों में संगठन स्तर पर रणनीति बनाने और कार्यक्रमों के मामले में एनसीपी सबसे आगे है। पार्टी लगातार युवाओं के बीच संपर्क बनाने का काम कर रही है। पार्टी के प्रदेश प्रमुख जयंत पाटिल ने युवाओं से कुछ घंटे एनसीपी के काम में समर्पित करने की अपील की है। पवार भी राज्य का दौरा कर रहे हैं। युवा नेता और विधायक रोहित पवार नई पीढ़ी के बीच पैठ बनाने की कोशिश में हैं। वहीं अजीत पवार सड़क से संसद तक भाजपा और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की सरकार को घेर रहे हैं। एनसीपी जानती है कि सीएम पद हासिल करने के लिए उसे न केवल भाजपा शिंदे का सामना करना होगा, बल्कि एमवीए का किंग भी बनना पड़ेगा। और अब एक ओर जहां कांग्रेस आंतरिक कलह से जूझ रही है और शिवसेना वजूद की जंग लड़ रही है, तो पवार के लिए मौके बढ़ते नजर आ रहे हैं। शिवसेना फूट का सामना कर रही है तो इन 17-18% वोट शेयर पर एनसीपी की सियासी नजरें हैं। खास बात यह है कि राज्य में 55-60 सीटें ऐसी हैं जहां इन 2 दशकों के दौरान एनसीपी और शिवसेना में सीधी टक्कर रही। शिवसेना को भारतीय राजनीति का इतिहास देखना चाहिए कि जब जब जिस दल ने वैचारिक सिद्धांतों से समझौता किया है, तब तब देश की राज्य की जनता ने उन्हें नकार दिया है। इस साल के अंत में मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन भारत के दिल मध्य प्रदेश का सियासी पारा अभी से हाई हो गया है। मध्य प्रदेश के महाराजा और पूर्व कांग्रेसी और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश के राजा दिग्विजय सिंह पर खूब सियासी तंज कसे। दिग्विजय सिंह पर हमेशा से ये आरोप लगते रहे हैं कि उन्होंने राजनीति में अपने पुत्र को आगे बढ़ाने के चक्कर में मध्य प्रदेश कांग्रेस के कई होनहार वर्कर्स की बलि ले ली, जिस कारण मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए सत्ता का सूखा ऐसा पड़ा कि 15 साल तक राज्य में कांग्रेस की सरकार ही आई। फिर वर्ष 2020 में सिंधिया ने कांग्रेस के लिए खूब मेहनत की और कांग्रेस का सत्ता वनवास खत्म कर मध्य प्रदेश कांग्रेस का सूखा गला जनमत से तर कराया। लेकिन जब सत्ता सौंपने की बारी आई तो मलाई चट कर गए 10 जनपद के खास और कांग्रेस के प्रथम परिवार के चहीते लोग, जिसके बाद भी सिंधिया कांग्रेस के साथ बने रहे। लेकिन जिस तरह से सिंधिया को मध्य प्रदेश में साइडलाइन किया गया, सिंधिया का सियासी सब्र जवाब दे गया और सिंधिया भगवामय हो गए और फिर से मध्य प्रदेश में कांग्रेस का सत्ता वनवास शुरू हो गया, जो कब खत्म होगा कोई इसका ठीक जवाब नहीं दे सकता। मध्य प्रदेश कांग्रेस के लिए अभी के समय में पूरी भाजपा और वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से बड़ी चुनौती सिंधिया है। सिंधिया भी कोई कोरकसर नहीं छोड़ रहे हैं कांग्रेस और पुत्रमोह में लीन कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं पर वार करने में, और इसी क्रम में उन्होंने कांग्रेस के दिग्गी राजा पर खूब सियासी वार किए। और आखिर क्या कुछ कहा सिंधिया ने, चलिए आपको बताते हैं अपनी इस रिपोर्ट में। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिग्विजय सिंह की 2003 वाली सरकार की याद दिलाते हुए केबीसी स्टाइल में लोगों से कांग्रेस पार्टी को लॉक कर देने की बात की। केंद्रीय मंत्री ने सोमवार रात को शिवपुरी के चिलोद में जनसभा के दौरान कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। इस दौरान जहां खुद सिंधिया हंसते हुए दिग्विजय सिंह पर कटाक्ष करते रहे, तो उनके हर डायलॉग पर लोगों ने भी खूब ठहाके लगाए और तालियां बजाईं। सिंधिया मोदी सरकार की उपलब्धियां गिना रहे थे। उन्होंने कहा कि देश झोली आगे करके वैक्सीन के लिए भीख मांगता था, उसी ने 100 देशों को वैक्सीन निर्यात किया। इस दौरान उन्हें वैक्सीन को लेकर दिए गए दिग्विजय के बयानों की याद आ गई। सिंधिया ने दिग्विजय को 2003 वाले कोड नाम देते हुए कहा, 2003 वाले क्या कहते हैं, उनका नाम ही रखना 2003 वाले। कोई नहीं भूलेगा, मध्य प्रदेश के गड्ढे कोई नहीं भूलेगा। मध्य प्रदेश में एक एक व्यक्ति पर जो अन्याय होता था वो कोई नहीं भूलेगा। ताली बजवाते हुए सिंधिया ने आगे कहा, ये आपका और हमारा रहस्य है, कोड नेम 2003, खुल जा सिम सिम।
कांग्रेस को समझना होगा कि अगर जल्द ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के पुत्र मुंह नहीं छूटे तो मध्य प्रदेश कांग्रेस युवा चेहरे और सत्ता के लिए तरस जाएगी। कांग्रेस पार्टी के नेता ही कांग्रेस के लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी कई बार ये समझ ही नहीं पाती कि भाजपा से राजनीतिक लड़ाई लड़े या अपने नेताओं का ज्ञानवर्धन करे। लोकसभा 2024 का चुनाव बस देश की चौखट पर ही खड़ा है। कहते ये भी है कि राजनीति तो बस टाइमिंग का खेल है। राजनीति में सब कुछ इस बात पर ही आधारित है कि किस समय किस बात का फायदा कब उठाना है और कब किस बात को मुद्दा बनाना है। ये सब राजनीति में सिर्फ टाइमिंग पर ही निर्भर करता है। लेकिन कांग्रेस के नेता ये बात कहाँ समझते हैं, क्योंकि हर चुनाव से पहले कांग्रेस का कोई ना कोई बड़ा नेता ऐसा बयान दे देता है कि इसका पूरा फायदा भाजपा को ही पहुंचता है। अगर आपको याद होगा 2014 का आम लोकसभा चुनाव, इससे पहले मणिशंकर ने चाय वाला बयान दिया था जिसको भाजपा ने ऐसा भुनाया कि कांग्रेस सत्ता से बेदखल हो गई। भाजपा जो सत्ता में आई, कांग्रेस उसे सत्ता से दूर नहीं कर पा रही थी। भाजपा और उसका संगठन ये बात बखूबी जानता है कि किस मुद्दे को राजनीतिक रूप से कब उठाना है जिसका सीधा फायदा भाजपा को मिले। कांग्रेस में भारत जोड़ो यात्रा के बाद अभी इस जोड़ घटाव में लगी हुई थी कि कैसे विपक्ष को एकजुट किया जाए। उससे पहले ही कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने ऐसा बयान दे दिया कि कांग्रेस अब इस रायते को समेटने में लग जाएगी। आखिर किस कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी और साथ ही भाजपा ने कैसे किया पलटवार, चलिए आपको बताते हैं। पवन खेड़ा ने पीएम मोदी को पूरा नाम बोलते हुए उनके पिता का गलत नाम बोल दिया। हालांकि उन्होंने गलती सुधारी भी, लेकिन बाद में फिर ये गलत नाम लिया और तंज कस दिया। उन्होंने बीजेपी से पूछा कि आखिर जेपीसी की मांग से वो इतना डरते क्यों हैं। पवन खेड़ा के इस विवादित बयान को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर हो गई है। बीजेपी का कहना है कि जिस तरीके से कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के पिता का मजाक उड़ाया है वो निंदनीय है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब कांग्रेस ने पीएम पर निजी तौर पर हमला किया है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस को इस बात से परेशानी है कि आखिर साधारण पृष्ठभूमि से आने वाला कोई इंसान इतने बड़े पद पर कैसे बैठ सकता है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने विवादास्पद बयान को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष ने उन पर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि जिस प्रकार की भाषा प्रधानमंत्री मोदी के लिए इस्तेमाल की गई, जनता इसे देख चुकी है। 2024 में कांग्रेस पार्टी दूरबीन से दिखने वाली भी नहीं है। उन्होंने कहा कि देश की जनता इसका हिसाब बैलेट बॉक्स के माध्यम से करेगी। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के पीएम मोदी पर दिए गए विवादित बयान को लेकर बीजेपी ने कड़ा वार किया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और सांसद मनोज तिवारी ने कहा, हम इसका जवाब समय आने पर देंगे। कांग्रेस ये बात समझ ही नहीं पाती है कि आज के समय प्रधानमंत्री मोदी पब्लिक स्टेटमेंट बन चुके हैं और उन पर की गई विवादास्पद बयान को जनता अपनी अस्मिता पर ले लेती है, जिसका हर्जाना कांग्रेस को चुनाव में चुकाना पड़ता है। बिहार में मचा सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ जहां महागठबंधन टूटता नजर आ रहा है तो वहीं दूसरी तरफ सीएम नीतीश कुमार के अपने नेता पार्टी से बगावत कर रहे हैं। नीतीश कुमार को बीजेपी को 2024 के लोकसभा चुनाव में 100 सीटों पर रोकने का फॉर्मूला दे रहे हैं। वो अपनी पार्टी को टूटने से नहीं बचा पा रहे। हालांकि बीजेपी ने इस बार ऐसा फॉर्मूला तैयार किया है जिससे नीतीश कुमार का सारा प्लान धरा का धरा रह जाएगा। अब एक बार फिर सीएम नीतीश कुमार के साथ पूरे महागठबंधन को बड़ा झटका लगा है और ये झटका कोई और नहीं बल्कि जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने दिया है। आपको बता दें 2 महीने से नीतीश कुमार पर लगातार सवाल उठा रहे उपेंद्र कुशवाहा ने आखिरकार अंत बुरा तो सब बुरा कहकर जेडीयू से नाता तोड़ लिया। उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी नई पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल का ऐलान कर दिया। क्या इसके साथ ही बिहार में लोकसभा चुनाव से पहले ही खेमेबंदी हो चुकी है या इसके कुछ किश्त अभी बाकी है? जिस दिन नीतीश कुमार ने ये घोषणा की थी कि महागठबंधन अगला चुनाव डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ेगा, उस दिन उपेंद्र कुशवाहा की भ्रकुटी तन गई थी। इसके बाद में उन्होंने नीतीश कुमार पर पहले इशारों में और फिर खुल्लम खुल्ला हमला शुरू कर दिया था। अब ये भी तय हो गया था कि उपेंद्र कुशवाहा नीतीश से नाता तोड़ेंगे। सवाल ये था कि इसमें उन्होंने 2 महीने से भी ज्यादा का टाइम क्यों लिया, और जवाब है कि इसकी पूरी स्क्रिप्ट कहीं और ही लिखी जा रही थी। भाजपा चाहती थी कि नाता तोड़ने के लिए उचित मौके का इंतजार करने तक उपेंद्र कुशवाहा लगातार नीतीश पर अटैक करे, जिससे महागठबंधन में आरजेडी के दबदबे को लेकर जेडीयू में बेचैनी बढ़ जाए। इंतजार का दूसरा कारण यह भी था कि दोनों में पक्ष यानी कि उपेंद्र कुशवाहा और भाजपा नफा नुकसान का आकलन करने में जुटे थे। हमारी जानकारी है कि पहले भाजपा से उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी में शामिल होने का न्योता था, लेकिन ये स्थिति दोनों के लिए बहुत मुफीद नहीं बैठ रही थी। उपेंद्र कुशवाहा अगर बीजेपी में शामिल हो जाते तो ज्यादा से ज्यादा उन्हें 1 सीट से उम्मीदवार बना दिया जाता, और अगर कुशवाहा बीजेपी में आते तो वो नीतीश कुमार को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाते।
वहीं नीतीश कुमार की पार्टी ये कहती कि ये सब बीजेपी का किया कराया है। फिर कुशवाहा अपनी पार्टी के साथ एनडीए में शामिल होकर ताल ठोकेंगे तो वो नीतीश कुमार के कोयरी कुर्मी वोट बैंक में अच्छे से सेंध लगा सकेंगे। अब अलग पार्टी बनाकर उपेंद्र कुशवाहा खुलकर कोयरी कुर्मी का खेल कर सकेंगे। वो अपनी नई पार्टी को कोयरी कुर्मी की पार्टी के तौर पर प्रोजेक्ट करेंगे, जिससे उन्हें और एनडीए को ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा। वहीं बीजेपी में जाने से वो ऐसा नहीं कर पाते। तो सवाल अब ये उठता है कि क्या स्क्रिप्ट इतनी भर थी कि इस कहानी में सीन 2 भी कुछ है? जी हाँ, सीन 2 भी है और किसी सीक्वल फिल्म के दूसरे पार्ट की तरह वो भी जल्द आने वाला है। आप सबको ध्यान होगा कि चिराग पासवान ने पहले 2 उपचुनावों में एनडीए के उम्मीदवार का प्रचार किया था। देर सबेर उनका एनडीए में जाना उसी समय तय था जैसे उपेंद्र कुशवाहा का तय था। तो फिर देर क्यों हो रही है? चिराग को अपने चाचा पारस से कुछ परेशानियां हैं और बीजेपी फिलहाल उन परेशानियों को दूर करने की कोशिशें कर रही है। इस स्क्रिप्ट के क्लाइमैक्स में जीतन राम मांझी ट्विस्ट ला सकते हैं। मांझी भी इन दिनों बिहार में यात्रा निकालकर नीतीश कुमार की पोल खोल रहे हैं। 2 दिन पहले ही मांझी ने कहा था कि जिस शख्स मतलब तेजस्वी यादव का नाम बिहार के मुख्यमंत्री के लिए चल रहा है, उनसे मेरा बेटा ज्यादा योग्य और ज्यादा पढ़ा लिखा है। मांझी यही नहीं रुके, उन्होंने कहा मेरा बेटा बेहतर मुख्यमंत्री साबित होगा। अंदर खाने चर्चा है कि मांझी बेटे की दावेदारी के बहाने बिहार में होने वाले मंत्री परिषद विस्तार में एक और सीट चाहते हैं। अभी उनकी पार्टी से मात्र उनका बेटा संतोष कुमार सुमन ही मंत्री है। कहा यह भी जा रहा है कि मनमाफिक सौदा नहीं आने पर जीतन राम मांझी भी एनडीए की ओर जाने वाले रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं। तो सवाल अब ये उठता है कि इस सियासी उथल पुथल में किसका घाटा हुआ? तो जवाब है कि घाटा सिर्फ एक व्यक्ति का हुआ और वो है सीएम नीतीश कुमार। बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी को घेरने के चक्कर में राहुल गांधी बढ़ बढ़कर बयानबाजी कर देते हैं, लेकिन उनके द्वारा लगाए गए आरोपों का उनके पास कोई प्रमाण नहीं होता और बीजेपी जब पलटवार करती है तब राहुल गांधी और कांग्रेस के तमाम नेता चुप्पी साध लेते हैं। बीजेपी को हराने का सपना देख रही कांग्रेस अक्सर विवादित बयानबाजी करती नजर आती है, कभी सेना पर सवाल तो कभी पीएम मोदी पर विवादित टिप्पणी। हालांकि इस बार विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राहुल गांधी की जमकर क्लास लगाई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन से सीमा विवाद के मुद्दे पर कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया है। जयशंकर ने कहा कि एलएसी पर आज तक के इतिहास की सबसे बड़ी सेना की तैनाती की गई है। इस सेना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही भेजा है, न कि राहुल गांधी ने। दरअसल एक न्यूज एजेंसी को इंटरव्यू में जब एस जयशंकर से पूछा गया कि कांग्रेस आरोप लगाती है कि आप और पीएम मोदी चीन का नाम लेने से डरते हैं, इस पर एस जयशंकर ने कहा CHINA यानी चाइना, मैं चीन का नाम ले रहा हूं। जयशंकर ने कहा अगर हम डरते हैं तो एलएसी पर भारतीय सेना को किसने भेजा? राहुल गांधी ने उन्हें नहीं भेजा, बल्कि नरेंद्र मोदी ने भेजा है। एस जयशंकर ने कहा कि चीन सीमा पर आज तक के इतिहास की सबसे बड़ी सेना की तैनाती की गई है। उन्होंने कहा मैं चीन का नाम लेता हूं, देखिए मैं चीन का नाम ले रहा हूं। चीन और भारत के बीच मई 2020 से सीमा को लेकर विवाद चल रहा है। 2020 में गलवान में भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच हिंसक झड़प हुई थी और इसमें भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे। चीन को भी काफी नुकसान पहुंचा था। एस जयशंकर ने भी कहा कि कांग्रेस को तो ईमानदारी से ये देखना चाहिए कि 1962 में क्या हुआ था। लद्दाख में पेंगोंग झील के पास का इलाका 1962 से चीन के अवैध कब्जे में है। जयशंकर ने कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कहा कि कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां आरोप लगाती हैं कि लद्दाख में पेंगोंग झील के पास चीन ब्रिज बन रहा है। मैं आपको बता दूं ये इलाका 1962 से चीन के अवैध कब्जे में है। इस वक्त भारत के इतिहास का सबसे बड़ा पीस टाइम डिप्लॉयमेंट चीन बॉर्डर पर तैनात है। अपने इस इंटरव्यू में जयशंकर ने राहुल गांधी और विपक्ष को आईना दिखाने का काम किया। अब आगे से मोदी सरकार पर हमला बोलने से पहले राहुल गांधी को ये याद रखना चाहिए कि उनकी पार्टी की सरकार ने चीन के खिलाफ क्या एक्शन लिया था। कांग्रेस की सरकार के दौरान पाकिस्तान भी भारत को आंख दिखाया करती थी, लेकिन अब मोदी के कार्यकाल में पाकिस्तान को भारत ने ऐसा सबक सिखाया कि वो कटोरा लेकर भीख मांगने पर मजबूर है। पीएम मोदी के कार्यकाल में आज भारत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है, लेकिन सियासी रोटी सेकने के चक्कर में राहुल गांधी चीन पर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं। हालांकि आज मोदी के राज में चीन भी भारत से पंगा लेने के लिए 1000 बार सोचता है। ये बात देश की जनता बखूबी जानती है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।